दोस्तों देखो, आज है ना 2021 जो रीट हुई थी उसमें जो हिंदी का पेपर आया था, भाषा फर्स्ट हिंदी का पेपर आया था। उसमें जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगा प्रणाली भी कहा जाता है। तो व्याकरण की ऐसी कौन सी शिक्षण प्रणाली है, यानी ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसको सुगा प्रणाली कहा जाता है। देखो साथियों, जो नीचे उदाहरण दे रखे हैं, हालांकि इसमें होगा पाठ्य पुस्तक विधि, तो थोड़ा सा ये देखो पहले आप। सुगा जो शब्द है, सुगा शब्द सुक प्लस गा, सुक प्लस घा से बना है, सुक प्लस घा से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है व्यंजन संधि। अब देखते हैं अपने सुगा प्रणाली किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आता है जो इसमें दे रखा है निगमन विधि। आपको ये पता होना चाहिए निगमन विधि क्या है। निगमन विधि, तो निगमन विधि आगमन विधि की ही विपरीत विधि है निगमन विधि। देखो साथियों, जो निगमन विधि है इसमें सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सूत्रों को है वो बालकों को बता दिया जाता है। व्याकरण शिक्षण के अंदर आप देख रहे हैं कि बालकों को क्या कर दिया जाता है कि सूत्र बता दिया जाता है और बालक उस सूत्र को याद करके और उस पर उदाहरण करते हैं, यानी बार बार अनेक उदाहरण लेकर आते हैं और वो उस पर लगाते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि बालक उन उदाहरणों को सिर्फ नियमों द्वारा पुष्ट करते हैं, यानी जो नियम बना है वो नियम सही है या गलत है, नियमों पर बार बार नियम लगाकर उदाहरणों का हल करते हैं। यानी कि इसमें बालकों को पहले नियम बता दिया है, उसी नियम को ये करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो निगमन विधि है, इस निगमन विधि के दो शिक्षण सूत्र भी हैं। पहला सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर और दूसरा सूत्र है नियम से उदाहरण की ओर। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नियम है, नियम होता है वो सामान्य होता है और उदाहरण होता है वो विशिष्ट होता है। उदाहरण क्या होता है? विशिष्ट होता है। उदाहरण अपने आप में विशिष्ट है, लेकिन नियम का सामान्यीकरण कर दिया है, यानी इसमें तोड़ मोड़ और नहीं हो गया। ये नियम सामान्यीकरण हो गया, आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हो, ये सर्वमान्य हो गया। इसके दो सूत्र हो गए, सामान्य से नियम, सामान्य से विशिष्ट की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, और बालकों को क्या है, पहले नियम बता दिया जाता है, जिससे क्या है कि बालक कुछ सोचते विचारते नहीं हैं। अगर बालक कुछ सोचेंगे विचारेंगे नहीं और उस प्रणाली से अगर बालक सीख रहे हैं तो इसे हम एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानेंगे। आगे जो विधि है उसमें दे रखा है अव्याकृति विधि। कौन सी विधि दे रखा है? अव्याकृति विधि। ये विधि कौन सी होती है? अव्याकृति विधि कौन सी होती है? रीट में क्या शब्दों से थोड़ा सा ज़्यादा खेलता है। अव्याकृति विधि ये है कि इसको कहते हैं हम भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि को ही अव्याकृति विधि कहते हैं। अव्याकृति का अर्थ होता है व्याकरण का ज्ञान अलग से नहीं देना। साथियों याद करना, यहाँ पर व्याकरण का ज्ञान अलग से नहीं देना, अलग से पाठ्य पुस्तक यूज नहीं करोगे आप। आपको क्या करना होगा कि जो नियम है या सिद्धांत है उनको अलग से न पढ़ाकर आप रचना के साथ साथ ही ज्ञान दीजिए। आप कविता करवा रहे हैं, साथ साथ ज्ञान दीजिए उसे।
आप शुद्ध भाषा का प्रयोग बालक को सिखा रहे हैं तो उसको साथ साथ सिखाइए, यानी कि इस व्याकरण का जो शिक्षण की ये भाषा संसर्ग विधि है, अव्याकृति विधि है, इस विधि में का उद्देश्य ये होता है कि बालक शुद्ध भाषा का प्रयोग करे। और ये तो आप भी मानते हैं कि बालक छोटी कक्षाओं में इतना परिपक्व नहीं होता कि वो हर बात को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, ठीक है। लेकिन इस विधि का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। और इस जो विधि है अव्याकृति विधि, इस विधि को प्रासंगिक विधि भी कहा जाता है, प्रासंगिक विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बालक जैसे भाषा सीख रहा है उसको साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस विधि का एक दोष भी है, वो ये है कि इसमें व्याकरण के जो जितने भी सारे नियम हैं वो इस विधि से हम नहीं करवा सकते, ये दोष है इसका, ठीक है। और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये जो विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगे जो विधि आती है वो है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि जिसे सुगा प्रणाली भी कहा जाता है, कि पाठ्य पुस्तक विधि जो सूत्र विधि है उसी की तरह होती है। सूत्र विधि में सूत्र बता दिया जाता है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी सूत्र बता दिया जाता है। अंतर क्या है फिर दोनों में? अंतर साथियों ये है कि सूत्र विधि है वो संस्कृत से हिंदी में आई है, सूत्र विधि संस्कृत से हिंदी में आई है, जबकि पाठ्य पुस्तक विधि है वो अंग्रेजी से हिंदी में आई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तो पाठ्य पुस्तक विधि है वो अंग्रेजी से हिंदी में आई है, अंग्रेजी से हिंदी में आई है। पाठ्य पुस्तक विधि ये कहती है कि अन्य विषयों की तरह व्याकरण की भी एक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, उसका भी आप दूसरे विषयों को जैसे अध्ययन करवाते हैं तो इसका भी एक अलग से आपको अध्ययन करवाना चाहिए। लेकिन साथियों ये भी एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें सूत्रों को प्रधानता दी जाती है। आगे आती है व्याकरण शिक्षण की अगली प्रणाली जो आप कह रहे हो, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग करना होता है, इसलिए इस विधि को प्रयोग विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बालकों को व्याकरण के नियम या सूत्र हैं उनको रटवाया नहीं जाता, बल्कि उदाहरण देकर उन नियमों को निकलवाया जाता है। बालक क्या करता है कि धीरे धीरे क्या नियमों से, उदाहरण से नियम बनाता है, उदाहरण से क्या बनाता है? नियम बनाता है। तो इसके ये दो सूत्र हो गए, क्या हो गए? उदाहरण से नियम की ओर, और आपको पता है उदाहरण को तो विशिष्ट भी कहते हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें जो बालक है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो इसी कारण इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। और ये भी बताना चाहिए कि व्याकरण का शिक्षण अगर करवा रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो आगमन विधि को माना जाता है, क्योंकि इससे बालक ज़्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो ये था आज का एक प्रश्न, लेकिन एक प्रश्न में ही हमने 4 व्याकरण की विधियां वो ज्ञात कर ली। तो धन्यवाद दोस्तों।